हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पर हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल, वो भी सीबीएसई बोर्ड में भी और अदर स्टेट बोर्ड में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, प्लस हिंदी मीडियम कोर्सेज भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिलेंगे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के, और हिंदी मीडियम कोर्सेज के लिए सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स का ही है, वहां पर आपको हिंदी मीडियम कोर्सेज मिलेंगे, वो भी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के लिए। इवन स्टूडेंट्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी ऑफ ई बुक्स एंड ई नोट्स थ्रू विच you can enhance your learning, you can improve your learning in an amazing way। तो यदि आपको इम्प्रूव करना है, ग्रैब करना है यदि ये बुक्स, ई नोट्स, तो बिल्कुल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाके क्लिक करना है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल कर सकते हो। ऑलराइट, तो जल्दी से आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यदि मैं बात करूं चैनल की, तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सभी चैप्टर के हर एक टॉपिक के छोटे बड़े सारे टॉपिक्स कवर कराते हैं हम आपको, और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम डेली बेसिस पर सॉल्व करते हैं। बढ़िया मौका है यार, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, घर बैठे बैठे मस्त ऑनलाइन तरीके से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, पूरा एजुकेशन कंप्लीट एवरीथिंग शुरू से आखिरी तक। भैया प्रैक्टिस पेपर हो गए, सैंपल पेपर हो गए, या फिर आपके कोई भी चैप्टर का टॉपिक हो गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू हो गए, या फिर असर्शन रीजन हो गए, जो भी है ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बस जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमसे कनेक्ट हो जाइए और डेली बेसिस पे अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करिए। राइट, तो आइए फटाफट से सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले सभी को क्या करना है, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भैया, जिनको रिजर्व नहीं पता, जिनको प्रोविजन नहीं पता, सबको शेयर कर दो, क्लासमेट्स को बता दो और सेशन को लाइक कर दीजिए। राइट, ओके, तो फिर आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वाले सेशन को, जिसका नाम है क्या, सेशन का नाम क्या है। पहले तो चैप्टर का नाम देख लो भैया, चैप्टर का नंबर देख लो, चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अब इसमें ये जो प्रोविजन है ना, ये ऑलरेडी भैया मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ऑलरेडी कवर हो चुका है। आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी वहां पे मैंने आपको पूरा प्रोविजन पढ़ा दिया, समझा दिया है बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। आई होप क्लासेस देखी होंगी तो आपको जरूर पता होगा। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट रिजर्व्स। ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ भैया इस पे, रिजर्व क्या होता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं, रिजर्व, उसका मीनिंग देखेंगे, कॉन्सेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज ये तीनों चीजें हमें देखनी है, किसके बारे में, रिजर्व्स के बारे में। करेक्ट, सो आर यू रेडी, सेशन को स्टार्ट करें फिर, काफी अमेजिंग होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रोविजन का मतलब बताया हुआ था, वैसे ही आज मैं आपको रिजर्व का भी मीनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। एकदम बेसिक से बताऊंगी, एकदम फंडामेंटल से, एकदम रूट पर आज अपन चलेंगे और एकदम बेसिक से बहुत एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, सो दैट बातें जो है, कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्लियर, तो आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद दी रिजर्व। चलो तो भैया क्या होता है ये रिजर्व, इसका पहले मीनिंग देख लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज अपन समझ लेते हैं, ये रिजर्व है क्या। तो देखो, जहां तक मुझे मालूम है पिछली क्लास में या उसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको प्रोविजन का मतलब बताया था। प्रोविजन क्या होता है, एक ऐसा, आप कह सकते हो एक, मतलब एक ऐसी प्लेस तो नहीं है, जगह भी नहीं है, पर आप कह सकते हो कि एक ऐसा पार्ट है वो आपका, जहां पर आप क्या कर रहे हो, अपना पैसा सेव करके रख रहे हो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी या लॉसेस के लिए। फ्यूचर में लॉस, लाइबिलिटी, एक्सपेंस होना तय है, पर उनका अमाउंट कितना है वो तय नहीं है। तो एक एस्टिमेशन बना रहे हो और उस एस्टिमेशन में जो भी अमाउंट आपको समझ आ रहा है, उस अमाउंट को आप धीरे धीरे करके जोड़ना चालू करते हो, सो दैट आप फ्यूचर में वो लॉस को फेस कर पाओ, वो लाइबिलिटी को पे कर पाओ
और वो एक्सपेंस को भी पे कर पाओ। इसलिए आप धीरे धीरे करके पैसा जोड़ना चालू करते हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन। जिस जगह पर कर रहे हो वो आपका प्रोविजन कहलाता है। क्लियर? तो ये पूरी कहानी अपन जान चुके थे, प्रोविजन समझ चुके थे। अब फाइनली हम लोग रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो देखो लिखा क्या है, समझो। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो भैया, मेन जो डिफरेंस है ना आपका यही है, इसके अलावा सब फालतू बातें हैं। यही मेन है आपका। मेन क्या है कि ये जो रिजर्व है ये हम क्यों रख रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, है ना। अब जो प्रोविजन में हम पैसा रख रहे थे उससे क्या हो रहा था, कोई फायदा हो रहा था अपने को? कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो केवल और केवल लॉस को पे करने के लिए वो पैसा था, है ना। सॉरी, लॉस को फेस करने के लिए पैसा था, लाइबिलिटी को पे करने के लिए पैसा था, एक्सपेंस को पे करने के लिए पैसा था। उससे हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वही की वही थी। इवन उल्टा हमारा प्रॉफिट और कम हो रहा था। मतलब उससे कुछ एक्सटेंशंस नहीं हो रहा था, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी वो प्रोविजन से। वो केवल लॉसेस को सामना करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, या फिर कोई भी तरीके का आपका खर्चा होने वाला है फ्यूचर में, कोई लाइबिलिटी होने वाली है, केवल उसके लिए था। उससे आपके कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं था। परंतु ये जो रिजर्व होता है ना, ये भी आप प्रॉफिट में से ही साइड में रखते हो। मतलब जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, उस कमाए हुए प्रॉफिट में से ही आप थोड़ा सा रिजर्व, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भैया, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं अपन, तो थोड़ा सा पेट्रोल आपका जो है वो रिजर्व में चला जाता है। क्यों जाता है? इमरजेंसी में कहीं पेट्रोल खत्म हो गया तो खड़े तो नहीं रहना पड़ेगा, मतलब खड़े नहीं रहना पड़ेगा आपको। फिर उसमें क्या होगा, जो आपका पेट्रोल वो जो रिजर्व में है वो आप आराम से यूज करोगे और थोड़े किलोमीटर तक जाओगे, पेट्रोल पंप दिखेगा, आप पेट्रोल भरवा लोगे, राइट। तो वो रिजर्व आपको काम आया इमरजेंसी के टाइम पे, जब आपका पेट्रोल खत्म हो गया तो वो रिजर्व ही काम आया। यही है कंपनी में भी रिजर्व का काम। कंपनी भी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन साइड रख लेती है। फ्यूचर में कभी पेट्रोल खत्म हो गया तो फ्यूचर में यदि कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो कंपनी किससे मांगने जाएगी? इसलिए बेटर ये कंपनी खुद का ही पैसा यूज कर लेगी ना, जो उसने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा बचा के रखा है। अब जैसे मान लो आप ही के घर में देख लो, जो भी आप लोग की इनकम है, आप अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हो क्या? नहीं ना, थोड़ी सी सेव करके रखते हो ना फ्यूचर के लिए, कि भाई कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए। तो इसीलिए अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है 20,000 रुपए कमाएगा, तो उसमें से वो 10,000 रुपए खर्च करेगा, बाकी के वो सेव करने की कोशिश करेगा कि यार थोड़ा सा सेव करके रखें। तो यही है आपका रिजर्व, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा एक अमाउंट साइड में रखते हैं, सो दैट फ्यूचर में काम आए और उससे हमारी बेसिक जो इसका मोटिव है वो है फाइनेंशियल पोजीशन हो सके, क्या हमारी इंप्रूव हो सके। अब वो कैसे होगी वो हम एक एक करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा है, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और accumulated profit to strengthen the financial position of the business to meet a liability as and when it arise, right? तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अब आप बोलोगे मैम लाइबिलिटी को फेस करने के लिए तो हम प्रोविजन ही बना रहे थे, फिर यहाँ रिजर्व क्यों बना रहे हैं हम? तो इसका यही जवाब है, इसका यही जवाब है। क्या जवाब है इसका? कि हम रिजर्व इसीलिए बना रहे हैं, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जो प्रॉफिट है, जो बिजनेस में आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट साइड में रख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मैंने ये प्रॉफिट कमाया और मैंने इसमें से थोड़ा सा पैसा साइड में रख लिया। क्या नाम से रखा भैया? रिजर्व के नाम से, ठीक है। ये रिजर्व है जो मैंने अपना रख लिया। अब आप बोलोगे कि मैम लाइबिलिटी को पे करने के लिए तो हम प्रोविजन बनाते थे, अब रिजर्व फिर क्यों बना रहे हैं? तो भैया इसका जवाब ये है कि जो रिजर्व आपका बन रहा है ये आपका लाइबिलिटी के लिए बन रहा है, लाइबिलिटी के लिए बन रहा है, आपके एक्सपेंसेस के लिए बन रहा है, ठीक है। परंतु इनका होना कंफर्म नहीं है। प्रोविजन जिन लाइबिलिटी और एक्सपेंस के लिए बनता था उनका होना डेफिनेटली श्योर था, अमाउंट श्योर नहीं था पर उनका होना श्योर था कि भैया वो लाइबिलिटी होगी, टैक्स देना है, देना ही पड़ेगा, कितना देना है वो नहीं पता पर देना पड़ेगा, 100% श्योर है, उसके लिए प्रोविजन बन रहा था। पर यहाँ ये जो एक्सपेंस और लाइबिलिटी के लिए हम रिजर्व बना रहे हैं इसका होना श्योर नहीं है, है ना। डेफिनेटली होगा ये नहीं कह सकते, इट मे और मे नॉट हैपन,
ठीक है, ये लाइबिलिटी हो भी सकती है, ये खर्चा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यदि होगा तो रिजर्व के पैसे यूज कर सकते हो, और यदि नहीं हुआ तो रिजर्व का पैसा रखा रहने दो, किसी और काम में ले लेना। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी और एक्सपेंस का होना क्या नहीं है, नॉट श्योर। यहां पे इनका होना श्योर नहीं है। तो जब होना ही श्योर नहीं है तो अमाउंट तो फिर कहां से श्योर होगा, है ना? जब होना ही श्योर नहीं है तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जो अमाउंट है, जिस अमाउंट में ये लाइबिलिटी होनी है, अमाउंट इज ऑल्सो नॉट श्योर। क्लियर? अमाउंट भी श्योर नहीं है। जब उनका होना ही श्योर नहीं है तो अमाउंट कहां से श्योर हो जाएगा, राइट? तो बस यही डिफरेंस है आपका, ये बेसिक डिफरेंस समझ लो बस प्रोविजन में और रिजर्व में, कि प्रोविजन हम उन एक्सपेंस, उन लॉस या उन लाइबिलिटी के लिए बना रहे थे जिनका होना तय है, 100% तय है, भले अमाउंट तय नहीं है बट होना तो तय है। और रिजर्व हम उनके लिए बना रहे हैं, उन लाइबिलिटी और एक्सपेंस के लिए बना रहे हैं जिनका होना ही श्योर नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब जैसे मैं बोलूँ टैक्स, टैक्स तो होना ही है तो उसके लिए प्रोविजन है। ऐसा थोड़ी टैक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भैया वो होगा, 100% होगा। क्लियर? समझ आया? तो ये आपका श्योर नहीं होता है, इसलिए इसका अमाउंट भी श्योर नहीं है। समझ आया? इतना यदि बेसिक सा मीनिंग समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ाएं गाड़ी। ठीक है, चलो आगे मैंने वही बताया। उसके यहाँ पे क्या लिखा है, reserves are not set aside to meet an existing liability or depreciation in the value of asset। तो ये हम कोई liability जो होनी है, existing liability है, या जो depreciation लगा रहे हैं, ये ऐसे, ये इन खर्चों के लिए हम reserve नहीं बनाते। इनसे क्या होगा, इनके लिए तो provision बन रहा है, right? But is set aside to meet known or unknown contingency that may arise in future। contingency मतलब होता है होना और नहीं भी होना, मतलब 50-50% चांस है ना? क्या है आपके 50-50% चांस है कि एक हम जो रख रहे हैं साइड में, क्यों रख रहे हैं, एक नोन और अननोन लाइबिलिटी के लिए, कि जिसका होना ना होना तय है, मतलब होना ना होना तय नहीं है, कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उस पर्टिकुलर चीज के लिए जब हम अमाउंट को साइड में रख रहे हैं, जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज योर रिजर्व। समझ आया? तो किसी भी चीज का होना नहीं होना यदि श्योर नहीं है तो हम उसके लिए रिजर्व बना रहे हैं। और भी बहुत इसके बेसिक चीजें हैं, ये मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई, अभी इसके और भी चीजें हैं। ठीक है, रिजर्व का भी मैंने एक चीज बताई, और दूसरी एक क्या है, ये तो एक इंपॉर्टेंट मैंने बताई कि उन चीजों के लिए बन रहा है जिनका होना नहीं होना श्योर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये पहला हो गया रिजर्व के बारे में, ये पहली बात है। दूसरी बात मैंने ये वाली बताई कि ये आपका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करता है, उसको फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करता है। क्या? आपका रिजर्व। अब ये कैसे करता है इसको और समझाऊंगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो ये वाला, ये तो समझ आई क्या होगा, दूसरा ये समझो कि ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, बिजनेस टू मीट अ लायबिलिटी एज एंड व्हेन इट अराइज। क्लियर? ये भी मैं बताने वाली हूँ। और ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एक और डिफरेंस है। प्रोविजन में क्या होता था, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी आज समझ के जाना, ये भी आज आपको समझ के जाना है। तो देखो भाइयों, प्रोविजन को क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, और रिजर्व क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसमें डिफरेंस समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। देखो, यदि आपको कहीं भी ये कहा जाए, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एक आपका टर्म, ये काफी काम आएगा, मैंने ये 12th के बच्चों को भी पढ़ाया है, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो आप भी 12th में जाओगे नेक्स्ट ईयर तो आपको भी ये काम आएगा, इसलिए आज ही समझ लो, ये आज ही समझ लो तो 12th में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो क्या होता है, प्रोविजन होता है। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब भले प्रॉफिट हो या ना हो, ये तो बनाना ही है आपको, है ना, वेदर यू हैव प्रॉफिट और नॉट। समझ रहे हो आप? वेदर यू हैव प्रॉफिट हो या आपके पास लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजेंट मैटर्स, प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज आपके पास होती है क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो आपका क्या होता है, रिजर्व होता है। रिजर्व, इसका क्या मतलब है, रिजर्व क्यों है आपका,
क्योंकि ये आप जब भी बनाओगे जब आपको प्रॉफिट होगा, है ना। रिजर्व मैं लिख रही हूं ओनली मेड when you have प्रॉफिट इन बिजनेस, जब प्रॉफिट होगा बिजनेस में तभी ये बनाओगे। एंड इन केस ऑफ लॉस, यदि लॉस होता है तो आप नहीं बनाओगे। डू नॉट मेड या इट डू नॉट मेड लिख देती हूँ, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, ज्यादा मैं इलोबरेटेड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, राइट। और ये प्रोविजन जो है, प्रोविजन होगा आर मेड whether you have प्रॉफिट और लॉस, बस यही है डिफरेंस। ये 12th में भी है आपका, तो प्लीज इसका आज ही मतलब समझ लो, ये दोनों में डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रोविजन मेड किया जाता है, भले प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं है, ये तो बनानी पड़ेगा। परंतु ये जो रिजर्व है ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो ही बनाना, प्रॉफिट नहीं है लॉस हो गया है तो कोई जरूरत नहीं है पैसा रिजर्व करने की। होता है ना भैया, जब लॉस में है तो कहां से रिजर्व बना दें, अब हम नहीं बना सकते अब हम रिजर्व, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि प्रॉफिट होगा ओनली प्रॉफिट यदि होगा तो रिजर्व में पैसा डालना, यदि प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व नहीं बनेगा। लॉस की सिचुएशन में रिजर्व नहीं बनता। ये दो डिफरेंस है आपके, 2-3 डिफरेंसेस हैं प्रोविजन में और रिजर्व में। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स हैं, अब एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व नाम ही दर्शाता है, जनरल मतलब जनरल, किसी भी चीज के लिए काम आ जाएगा। जनरल मतलब कहीं भी कुछ में भी लगा देंगे। तो पहला रिजर्व आपका यही है, द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिजर्व तो नहीं है बट कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। पहला क्या है, जनरल रिजर्व, मतलब ये जनरली कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो आपने घर में आपकी, सपोज करो अभी आप तो खैर छोटे हो, पर यदि घर की बात करूं तो मान लो आपके घर की 50,000 रुपए महीने की इनकम है। चलो आपकी मान लो, अब आप बड़े हो गए, समझ लो आप भी कमाने लगे हो। मान लो आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो। 50,000 रुपए महीना यदि आप कमाते हो, खर्चा करते होगे उसमें से, और उसमें से आप 10,000 रुपए साइड में रखते होगे जनरल किसी भी पर्पस के लिए। अब हो सकता है कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए तब वो पैसा यूज कर लो, कभी किसी ट्रिप पे जा रहे हो आप, वो पैसा तब यूज कर लो, किसी की शादी में जा रहे हो वो पैसा तब यूज कर लो, घर में शादी है तब वो पैसा यूज कर लो। तो ये जनरल है, कभी भी किसी भी काम में ले लोगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रखा आपने कि यार इसी मोटिव से। पैसा दो तरीके से रखा जाता है, मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगी। दो तरीके से पैसा रखा जाता है, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलरली उसी उद्देश्य से रखा है। जैसे कि घर में एक भैया की शादी है तो उसके लिए पैसा जमा हो रहा है, तो वो शादी में ही लगेगा, वो और कहीं नहीं लगेगा। उसके लिए भी घूमने नहीं निकल जाओगे, घर वाले बोलेंगे घर में शादी है और तेरे को घूमने जाने की पड़ रही है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, जो पैसा सेव किया है वो स्पेसिफिकली शादी के लिए लगा रहे हो आप, शादी के लिए वो सेव कर रहे हो। ऑन द अदर एंड जनरली जो आप डेली 5-5, 10-10 हजार हर महीने भी सेव कर रहे होगे, वो जनरल है कि यार वो कभी भी कहीं भी जब भी मतलब जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी पड़ेगी लगा देंगे, राइट। तो एक हो गया जनरल रिजर्व, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां आप खर्च कर सकते हो, और ये तभी करोगे जब प्रॉफिट होगा, तभी ये पैसा रिजर्व में करोगे। फिर दूसरा है आपका एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। अब नाम में एक स्पेसिफिक शब्द छुपा हुआ है, मतलब हमने ये पैसा सिर्फ और सिर्फ क्यों रखा है, एसेट को रिप्लेस करने के लिए ये पैसा रिजर्व में रखा है, ठीक है। दूसरा है क्या, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। क्या मतलब हो गया इसका, आपने घर में सुना होगा कि यार हमारे पास एक कार है, बहुत पुरानी हो गई है, अब हम सोच रहे हैं इसको बदल दें। बहुत पुरानी कार हो गई है, हम सोच रहे हैं इसको बदल दें, ठीक है। हमारी वो कार बहुत पुरानी है, तो यार अब हम सोच रहे हैं यार हमको एक नई कार पसंद आई है जो 20 लाख की है, हम उसके लिए धीरे धीरे पैसा जमा कर रहे हैं। तो अब वो पैसा हम कार खरीदने में ही लगाएंगे। वो जो पैसा हम पिछले मान लो 2-3 साल से जोड़ रहे हैं, क्योंकि भैया मिडिल क्लास वाले लोग हैं, ठीक है, तो 2-3 साल से हम पैसा जोड़ रहे हैं। तो अब वो पैसा हमारा जुड़ गया होगा, मान लो 2-3 साल से जोड़ रहे हैं, 5-10 लाख जोड़ लिया हमने, 20 लाख की कार है, थोड़ी बहुत फाइनेंस करा लेंगे जो भी है ना। तो अब
ये जो पैसा हमने जोड़ा है वो सिर्फ हमने एसेट खरीदने के लिए, मतलब कार इज ऑल्सो लाइक एन एसेट, तो वो हमने सिर्फ कार खरीदने के लिए पैसा जोड़ा है, उससे हम और कुछ नहीं करेंगे, उससे हम घूमने नहीं निकल जाएंगे या हम शॉपिंग नहीं कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यार हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, हम सोच रहे हैं एक नया घर खरीद लें, हमने देख के भी रखा है एक घर, हमारा चल भी रहा है घर लेने का, तो अब उसके लिए पैसा जोड़ूंगी मैं? ऐसे ही तो हवा में पैसा आ नहीं जाएगा, जोड़ूंगी, धीरे धीरे करके जोड़ना चालू करूंगी। तो वो मैंने सिर्फ घर खरीदने के लिए जोड़ा है, मैं उसको कहीं और नहीं लगाऊंगी। तो ये पैसा जो जोड़ रहे हैं हम रिजर्व में, वो हम कुछ एसेट के रिप्लेस के लिए, घर पुराना हो गया दूसरा लेने के लिए पैसा जोड़ लो, कार पुरानी हो गई है दूसरे खरीदने के लिए पैसा जोड़ो। तो ये आपका जो पैसा जुड़ रहा है रिजर्व में, ये किसी एसेट को रिप्लेस करने के लिए जुड़ रहा है। समझ आ गया, राइट? तो ये आपका, और हाँ ये पैसा तभी जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं है तो काहे का, फिर काहे का घर? अब जब पैसे ही नहीं है काहे का घर? तो घर जब भी लोगे या कोई एसेट जब भी रिप्लेस करोगे जब पैसा होगा, जब प्रॉफिट होगा। क्लियर, समझ आया? चलिए, उसके बाद अगला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है? आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझो, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं इसको, WCR। ये ना आपका 12th में है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब आप 12th क्लास में पढ़ोगे। 12th क्लास में आपको ये सब पढ़ना है, तो अभी यहाँ पे दिया है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। WCR या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो होता है कि कंपनी इसको मेंटेन करती है, कंपनी एक पैसा, मतलब एक अमाउंट जो है अपने प्रॉफिट का वो रिजर्व में रखती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। मतलब जो कंपनी होती है जहाँ पे फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स में उनके एम्प्लॉय, उनके लेबर, उनके वर्कर काम कर रहे होते हैं, है ना, जो कि लेबर होते हैं, मतलब 10-20 हज़ार जिनकी मुश्किल से सैलरी होती है। फैक्ट्री में लेबर है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अनस्किल्ड होते हैं, मतलब नॉर्मल सा उनके पास क्वालिफिकेशन होता है, ग्रेजुएशन या 12th या 10th पास टाइप, ठीक है। तो वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स को हैंडल करना, चालू करना, उनको ऑपरेट करना बहुत हैवी काम होता है, उनका काफ़ी रिस्क होती है। कई बार काम करते करते दुर्घटनाएं भी होती हैं। आपने सुना होगा किसी वर्कर का मशीन में काम करते करते हाथ, कभी कुछ भी हो जाती है, इंजरी हो गई, हाथ में इंजरी हो गई, या वो कहीं बिल्डिंग में काम करते करते गिर गया तो पैर फ्रैक्चर हो गया, या फिर कहीं चोट लग गई, कोई एसिड से उसको थोड़ा सा हाथ में वो हो गया, रिएक्शन हो गया, लाइक वाइज चीज़ें होती हैं। अब इसमें गलती मतलब किसी की भी हो सकती है। खैर कंपनी इनके लिए बहुत सेफ्टी मेजर रखती है, कंपनी उनको सेफ्टी देती है, पूरे ग्लव्स वगैरह, उनका जो ड्रेस होता है पूरा प्रोटेक्टिव ड्रेस होता है, सारी चीज़ें होती है, बट फिर भी सेफ्टी कितनी रख लो, कई बार दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। तो यदि इससे उसको कुछ हो गई इंजरी, तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा कंपनी देती है, क्योंकि उसको जो इंजरी हुई है वो कंपनी में काम करने के दौरान हुई है ना, कंपनी के तो बेचारा काम कर रहा था और अब उसको इंजरी हो गई, तो कंपनी उसको पैसा देती है उसके ट्रीटमेंट के लिए कि भाई ये लो पैसा, आप अपना ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है। 1-2 महीने बाद ट्रीटमेंट करा के वो वापस आएगा और वापस से काम से लग जाता है, राइट। लेकिन कंपनी उसको वो पैसा दे रही है, तो ये कंपनी के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है कि उसको पैसा देना है, तो ये लाइबिलिटी है। अगेन कैसी लाइबिलिटी है, जो श्योर नहीं है ना, कंपनी ये थोड़ी सोच के रखती कि यार हर महीने मेरी कंपनी में 5 एम्प्लॉय का तो एक्सीडेंट होएगा ही होगा, 5 एम्प्लॉय तो डेफिनेटली इंजूर्ड, इनको तो इंजरी होएगी होगी, श्योर नहीं है ना यार, कई बार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं, है ना, श्योर थोड़ी ना है कंपनी। तो ये जो पैसा देना है उनको, इसके लिए कंपनी अलग से अपने पास पैसा रख रही है, क्योंकि एकदम से हो गई, मान लो किसी एम्प्लॉय की कुछ वो हो गया, उसको इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका काम करते टाइम, तो उसको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, भगना पड़ेगा, 1-2 लाख तक भी खर्चा आ सकता है हॉस्पिटल का, तो एकदम से कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, तो इसलिए कंपनी इसके लिए अलग से पैसा रख रही है अपने रिजर्व में, ठीक है। कल को यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो कम से कम कंपनी ये रिजर्व में से पैसा निकाल के उसको दे देगी और वो जाके ट्रीटमेंट करा लेगा अपना, राइट। तो ये क्या है, ये एकदम से ये लाइबिलिटी हो रही है और श्योर नहीं है, हो सकता है एक्सीडेंट ना हो, पूरा महीना निकल जाए, पूरा साल निकल जाए, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, कितनी अच्छी बात है, राइट। लेकिन हो सकता है कई बार 2-2, 3-3 एक्सीडेंट हो जाए, तो नॉट श्योर, ये होना श्योर नहीं है कि वर्कर का एक्सीडेंट हो गई होगा। तो ये जो पैसा कंपनी देती है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन जाती है कि कंपनी को वो पैसा देना है उसके ट्रीटमेंट के लिए, समझ आ गया। इसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये जो पैसा उसको दे रहे हैं ये उसको बोलते हैं कंपनसेशन देना,
और वर्कर को दे रहे हैं ना, उसने काम किया, बेचारे को एक्सीडेंट हो गया। होते हैं, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाओ, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार तो लोगों की डेथ भी हो जाती है, इतने बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। आपने भी देखे होंगे, कोई गैस लीक हो रही है, कोई एसिड लीक हो गया, जिससे हानि पहुंच जाती है, हानि हो जाती है, हानि मतलब उसको इंजरी या एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब के लिए कंपनी उसको कंपनसेशन देती है, और इस अमाउंट को देने के लिए वो पैसा अपने रिजर्व में रख रही है, और उसका होना ना होना श्योर नहीं है, हो भी सकते हैं एक्सीडेंट, नहीं भी हो सकते, ऐसा कोई डेफिनेटली नहीं। कंपनी सोचेगी यार 10 लोगों का तो होगा ही एक्सीडेंट, जरूरी नहीं है। क्लियर? तो ये आपके 3 एग्जांपल्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। और ठीक है, चलो, द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज द रिजर्व इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड। अब कई बार हो सकता है मान लो ये जो जनरल रिजर्व है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, साल भर निकल गया, पैसा मैंने रखा तो था रिजर्व में, पर जरूरत ही नहीं पड़ी, कंपनी में नहीं पड़ी जरूरत, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इन्वेस्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मान लो मैंने जनरल रिजर्व में भैया 5 लाख रुपए रखे थे, सोच के कि यार कभी जरूरत पड़ेगी तो कहीं भी खर्च कर देंगे अर्जेंट सिचुएशन में, पर मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, देन मैं इसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कहीं पे खर्च कर सकती हूँ। तो यही लिखा है कि जो अमाउंट आपने रिजर्व करके रखा है, यदि आप उसको बाहर कहीं लगा रहे हो, अपनी कंपनी में लगा रहे हो तो ठीक है, कंपनी में लगा रहे हो तो ठीक है, पर यदि आप कहीं बाहर लगा रहे हो, अब जैसे कंपनी में कहाँ लगा रहे हो, जैसे मैंने जनरल रिजर्व का जो पैसा था वो कंपनी में कोई एसेट खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए लगा दिया, तो वो कंपनी में ही पैसा लगा है। ऑन द अदर हैंड एसेट रिप्लेसमेंट, मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, अपनी कंपनी के लिए पैसा लगा दिया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा दिया वो मेरे ही वर्कर को दिया मैंने, तो खुद के लिए किया तो दैट इज ओके, क्योंकि वो आपका रिजर्व था, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आप बाहर कहीं पर खर्च कर रहे हो सकता है मैंने रिलायंस कंपनी में पैसा लगा दिया, मैंने टाटा की कंपनी में पैसा लगा दिया, या मैंने और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जियो की कंपनी में पैसा लगा दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मैंने उन कंपनी में पैसा लगा दिया, उससे तो भैया मेरे को प्रॉफिट ही होगा, कहीं पैसा लगाऊंगी तो मुझे हो सकता है डबल मिले या उस पर और ज्यादा मिले। ठीक है, तो यदि मैं बाहर कहीं पैसा लगाती हूँ तो मैं उसको रिजर्व फंड कहते हैं। ठीक है, खुद के बिजनेस में लगाया, ठीक है, वो रिजर्व है, पर वही रिजर्व का पैसा कहीं बाहर लगा रहे हो, किसी दूसरी जगह, खुद की कंपनी के बाहर, तो वो रिजर्व फंड कहलाता है। क्लियर? देन बट व्हेन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड इट इज टर्म्ड एज रिजर्व। पर यदि आप कहीं बाहर खर्च नहीं कर रहे, कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उसको सिंपली क्या बोलते हो, रिजर्व अकेला ही बोलते हो। क्या बोलते हो? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बोलते हो। समझ में आया डिफरेंस? यदि कहीं बाहर पैसा लगा रहे हो, अपनी कंपनी के दायरे के बाहर जाके यदि पैसा लगा रहे हो, तो वो पैसा आपका क्या है, रिजर्व फंड कहलाएगा। और यदि कंपनी में है वो पैसा, जैसे यहाँ लिखा भी है, यदि आप कहीं बाहर उसको नहीं खर्च कर रहे, अपनी कंपनी से बाहर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे, नहीं खर्च कर रहे, तो वो पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाता है, रिजर्व कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? तो कभी भी एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में कभी भी ये सवाल पूछें तो ध्यान रखिएगा, ये 2 टर्म्स हैं, बहुत ही एक जैसी लग रही हैं पर इनमें डिफरेंस है ना, रिजर्व फंड और रिजर्व में। तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि वो पैसा बिजनेस में ही है, कंपनी में ही है, तो वो रिजर्व है। कंपनी से कहीं बाहर आपने इन्वेस्ट कर दिया है ना, आउटसाइड द कंपनी, आउटसाइड द कंपनी, कंपनी से बाहर यदि वो पैसा आपने खर्च कर दिया तो वो आपका रिजर्व फंड कहलाता है। याद रखोगे इस चीज को, चाहो तो नोट्स में कहीं पे भी लिख लो, भूलना नहीं है। यही आते हैं असर्शन रीजन में, ऐसे ही घुमा फिरा के आते हैं। रिजर्व और रिजर्व फंड के बारे में कोई स्टेटमेंट लिख देंगे, आप सोचोगे यार ये दोनों तो एक ही होते हैं, एक ही नहीं होता, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, बिजनेस का पैसा है तो वो रिजर्व कहलाएगा, वही पैसा आपने बिजनेस में बाहर कहीं लगा दिया, बाहर कहीं भी लगा सकते हो, किसी दूसरी कंपनी में मैंने खर्च कर दिया, मैंने किसी के शेयर खरीद लिया, अब ये शेयर डिबेंचर ये सब 12th में पढ़ना है, यहाँ मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ, बट कहीं भी बाहर पैसा खर्च कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, देन दिस इज योर रिजर्व फंड। इज इट क्लियर? आई होप ये डिफरेंस समझ आया होगा। नाउ लेट्स कम टू इज इंपॉर्टेंस, इसकी जरूरतें क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो भैया पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या कहता है देखते हैं अपन।
नाउ रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, है ना। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप पैसा रिजर्व में रखो। अब आप बोलोगे मैम इससे फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हो रही है इंप्रूव, तो देखो यहीं पे सब पूरे जवाब आपके यहीं छुपे हुए हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं जवाब मिल जाएगा। अब जैसे देखो मैंने एसेट रिप्लेसमेंट के लिए पैसा रखा था, इससे मैं क्या करूंगी, कोई एक नया एसेट खरीदूंगी ना। नया एसेट खरीद रही हूँ मतलब मेरे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। पुराना एसेट था 2 लाख रुपए का था, वो उसकी वैल्यू मात्र 2 लाख ही बची थी, रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन में याद है पढ़ा है, रेसिडुअल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू बस 2 लाख थी। मैंने अपने रिजर्व में एसेट रिप्लेसमेंट के लिए पैसा रखा था, मैंने उसको यूज किया, मैंने एक 10 लाख का एसेट खरीद लिया। इससे क्या होगा, जहां 2 लाख एसेट दिखते थे पहले मेरी बैलेंस शीट में, अब वो 10 लाख के दिखेंगे, तो मेरी बैलेंस शीट इंप्रूव होगी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होगी। समझ आया, हुई कि नहीं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज। तो रिजर्व हम इसीलिए रखते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हो, बिल्कुल होगी। अभी तक जहां मेरी बैलेंस शीट में 2 लाख के एसेट दिख रहे थे, मैंने यहाँ पे एसेट रिप्लेसमेंट के लिए पैसा जो इकट्ठा करा था उसको यूज करके मैंने एक 10 लाख का एसेट खरीद लिया। तो 2 लाख के एसेट अब नहीं दिखेंगे, अब वो 10 लाख के दिखेंगे। इससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, बैलेंस शीट इंप्रूव हुई, बैलेंस शीट इंप्रूव हुई, एसेट इंक्रीज हुए, मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई। जहां मैं पहले 2 लाख के एसेट पे थी, अब मैं 10 लाख के एसेट की मालिक कहलाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं कि यही एक इंपॉर्टेंस है रिजर्व का। अब दूसरा एग्जाम्पल यही सब है, यही सब जवाब है। दूसरा एग्जाम्पल ये देखो, जैसे जनरल रिजर्व का पैसा मुझे अपने बिजनेस में कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ लगा ही नहीं, कहीं खर्च नहीं हुआ, तो मैंने इसको ले जाके कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया। बाहर इन्वेस्ट किया, मान लो 5 लाख, कितना, मान लो मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करा था। अब मैंने जहां मान लो मैंने अच्छी खासी, मान लो कि मैंने अमेजोन में इन्वेस्ट कर दिया या जियो में, रिलायंस में, कहीं भी अच्छी बड़ी कंपनी में मैंने पैसा लगाया है, तो जाहिर सी बात है भैया बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है उनका, तो मुझे अब रिटर्न में क्या मिलेगा, ये 5 लाख तो मिलेगा ही, इसके साथ मान लो मुझे 5 लाख और मिल गया प्रॉफिट। 5 लाख, चलो 5 नहीं तो कम से कम 3 लाख मिला होगा। ठीक है, तो अब लगाए 5 थे, मिले कितने, 8 लाख। तो भैया 8 लाख मेरी पोजीशन इंप्रूव करवाएगी कि नहीं करवाएगी। जहां मेरे पास केवल 5 लाख थे, अब मुझे 3 लाख और मिला उस पे। जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपको प्रॉफिट भी देते हैं, प्रॉफिट में आपको शेयर देते हैं, तो मुझे भी प्रॉफिट में 3 लाख रुपए शेयर मिला, तो अब मेरी पोजीशन 8 लाख की हो गई है। क्लियर, मेरी पोजीशन इंप्रूव हो गई। तो रिजर्व का यही एक इंपॉर्टेंस है कि इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती है। ऐसा कुछ आपका प्रोविजन में नहीं होता। प्रोविजन में केवल आप अपने खर्चे, एक्सपेंस और लाइबिलिटी को ही फेस करते हो और उन्हीं को ही पे करने के लिए वो पैसा रखते हो, पर यहाँ ऐसा कुछ मोटिव नहीं है। यहाँ आप फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए भी पैसा रिजर्व में रखते हो। और भी मोटिव होते हैं, देखो इतने से ही मोटिव नहीं, और भी कई बिजनेसेस जो है इनोवेशन के लिए पैसा रिजर्व करते हैं, डेवलपमेंट कराने के लिए पैसा रिजर्व करते हैं, ग्रोथ हो, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, हम नए नए प्रोडक्शन करें, नई नई चीजें अप्लाई करें, इसके लिए भी कई बिजनेसेस पैसा रिजर्व करते हैं। क्लियर, तो ये आपका एक एक्सपांशन या एक ग्रोथ के मोटिव से करा जाता है। अब समझ आ गया, प्रोविजन में और इसमें काफी डिफरेंस है, राइट। चलो आगे बढ़े हम अपन, ये हो गया आपका। फिर आगे लिखा है द क्रिएशन ऑफ रिजर्व इनेबल द एंटरप्राइज टू सेल थ्रू डिफिकल्ट फाइनेंशियल पीरियड इन फ्यूचर। तो यदि कभी आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई, कभी कोई लॉस हो गया, कभी कोई ऐसी चीज आ गई कि यार आपको बहुत लॉस हो गया है ना, अब आपके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पर कौन सा पैसा काम आएगा, उस टाइम पर जो आपने यहाँ जनरल रिजर्व में जो सेव करके रखा होगा ना, रिजर्व बना के, यही काम आएगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन आई, भाई मेरे को लॉस हो गया, अब मेरे को मेरे आगे की चीजें देखनी, अब लॉस में मैं कैसे प्रोडक्शन करूं यार, कैसे अपना प्रोडक्शन करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कैसे प्रोडक्शन करूं, तो तभी आपका ये रिजर्व काम आएगा। जैसे घर में होता है ना, मान लो किसी महीने आपकी इनकम नहीं आई, आपकी इनकम ही नहीं आई, मान लो 2 महीने हो गए आपकी इनकम नहीं आ रही है, अब क्या करें हम, आपकी सैलरी नहीं आ रही, मान लो 2 महीने आपकी सैलरी नहीं आई, अब भैया टाइट सिचुएशन हो गई है, अब आपके पास पैसे खत्म, 2 महीने में जो भी था हो गया खत्म। अब इस टाइम पे क्या काम आएगा, जो आपकी मम्मी ने पैसा किचन में जो रिजर्व कर करके रखा है ना, वो काम आएगा। ठीक है, तो मम्मी बोलेगी टेंशन मत ले, मैं हूं ना,
देख मेरे पास रखे हैं, अभी 10,000 रुपये मैंने सेव करके रखे हैं, इससे अपन आराम से 1 महीना चला लेंगे, राइट। तो ये क्या है, ये रिजर्व है। जब सिचुएशन टाइट हो गई, लॉस हो गया बिजनेस में, तो ये रिजर्व में रखा हुआ पैसा ही आपको काम आता है। जैसे कि अभी बताया, आपकी सैलरी नहीं आ रही 2 महीने से, आपका पैसा खत्म हो गया, फिर जब आपकी मम्मियों ने, आपकी जो मम्मी है वो जो आपके घर में पैसा रिजर्व जोड़ जोड़ के रखती है, वो अपने खुद के लिए नहीं जोड़ती कभी भी, है ना, वो खुद के लिए नहीं जोड़ती है, वो आप लोगों के लिए जोड़ती है, परिवार के लिए जोड़ती है। तो उन्होंने जो पैसा जोड़ के रखा होगा ना, फिर वो चावल के डब्बे में से निकाल के लाती हैं कि ये लो मेरे पास है पैसे। फिर आप बोलते हो अरे मम्मी इतना पैसा, मम्मी बोलती है बेटा मैंने रख के रखा है, इसी सिचुएशन के लिए रख के रखा था मैंने, कि कभी इमरजेंसी आ जाएगी तो काम आएगा। क्लियर, मम्मी उसमें से कोई पैसा नहीं खर्च करती है, आप लोग के लिए रखती है। क्लियर, समझ आया। तो यही है आपका रिजर्व, जिससे आप डिफिकल्ट सिचुएशन से भी फाइट कर सकते हो, है ना। डिफिकल्ट फाइनेंशियल पीरियड भी है यदि, तो उससे आप फाइट कर लोगे फ्यूचर में। द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू रिजर्व कैन बी, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को थोड़ा सा रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट जो हमने कमाया है उसको हम थोड़ा सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, पूरा नहीं करते। मान लो आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो मुश्किल से 10-20,000 कर दो रिजर्व में, बाकी के आप बांट लो, कुछ और कर लो, जो करना है। जैसे हमारी सैलरी आती है, मान लो 50,000 सैलरी आ रही है, हम उसमें से 10-20,000 खर्च करते हैं और सोचते हैं 10-20,000 सेव कर लें, है ना, राइट। चलो आगे देखें अब अपन क्या क्या चीजें हैं, पर्पस क्या क्या है। देखो सबसे पहला एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, वही मैंने बताया, क्यों हम प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा रिजर्व में लेके जाते हैं, भाई उससे एक्सपांशन करेंगे, नए नए ग्रोथ लाएंगे, डेवलपमेंट कराएंगे, चीजों को इनोवेशन में मतलब इनोवेट करेंगे, है ना। नई नई चीजों के लिए हम पैसा रिजर्व में रखते हैं, ताकि हमारे कहीं पे मतलब जो पैसा लगे वो ग्रोथ के लिए लगे, ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो सके, नए एसेट खरीद लें या कहीं और पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकें, राइट। प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। ऑन द अदर हैंड यदि कोई नया एसेट खरीदोगे तो आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करना। रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, जो आपकी लायबिलिटीज है उनको यदि पे ऑफ करना है आपको, तो आप रिजर्व के पैसों से कर सकते हो। मीटिंग अनफोर्सिन कंटिंजेंसीज, कोई ऐसी लायबिलिटी जो जिसका होना ना होना श्योर नहीं है, जैसे कि वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो जो है वो एक कौन सी लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जिसका होना ना होना कोई पक्का नहीं है कि ये होगी नहीं होगी। भाई एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई तय नहीं कर सकता, ये एक बहुत ही अनसर्टेन कंडीशन है ना। तो इस पर्टिकुलर ऐसी अनसर्टेन कंडीशंस के लिए हम रिजर्व में पैसा रखते हैं। देन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट सच एज डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ। तो भाई वो कंपनीज एक्ट के थ्रू यदि हम देखें तो थोड़ा सा पैसा आपको रखना पड़ता है अपने डिबेंचर्स को वापस करने के लिए, थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखना होता है। अब ये सब खैर आप 12th में पढ़ोगे, पर अब आपको दिया है तो मैं समझा देती हूँ। डिबेंचर्स मतलब जिन लोगों से हम पैसा लेते हैं ना, अपने डिबेंचर्स इशू कराते हैं, वैसे ये सब शेयर डिबेंचर आपका 12th में है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमको पैसा लोगों से लेना होता है तो हम डिबेंचर्स इशू करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। वो डिबेंचर एक तरीके से एक आप कह सकते हो पेपर के फॉर्म में होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं जो हम इशू करते हैं और फिर लोग हमें पैसा जमा करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लोगों को उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, राइट। तो उसके लिए आपका कंपनीज एक्ट कहती है कि यदि आपने डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया है लोगों से तो उनको वापस तो करना पड़ेगा, ऐसे ही फ्री में नहीं लिया है, उनको आप वापस भी करोगे एक टाइम बाद। तो उनको वापस करने के लिए थोड़ा सा पैसा आपको रिजर्व में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप लोगों से पैसा लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यदि लोगों से पैसा लिया है कंपनी में लगाने के लिए तो उनको वापस करना है, तो इसलिए जरूरी है उसको थोड़ा सा पहले रिजर्व भी तो करो, ताकि कंपनीज एक्ट के थ्रू जब आपकी पोजीशन में दिखना चाहिए कि हाँ आपके पास इतना पैसा है। थोड़ा रिजर्व में रखना कंपलसरी है, वही लिखा है कि ये लीगल है, ये कंपलसरी है आपके लिए कि थोड़ा सा पैसा आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में रख के रखोगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी। और
क्लियर? ऐसा नहीं है कि लोगों से पैसा बस ले लिया और आपके पास तो कुछ है ही नहीं रिजर्व में, बस आपने लिया और बिजनेस में लगा दिया, पैसा लिया बिजनेस में लगा दिया और आपके पास तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपना थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को उनको वापस देना है तो उनको दिखाने के लिए है तो कि हाँ हमारे पास रिजर्व में पैसा है, चिंता मत करो हम तुम्हें पैसा वापस दे देंगे। क्लियर? नहीं तो लोग बोलेंगे यार ये पैसा लेते और कंपनी में लगा देते, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए लोगों को, और लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि यदि लोगों से पैसा लिया है तो थोड़ा रिजर्व में भी रखो और फिर जो भी बचा रहेगा वो बिजनेस में लगाना। क्लियर? राइट? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस है किसकी? रिजर्व की। क्लियर? समझ में आ गई? ये सेशन यदि समझ आया तो जल्दी से लाइक शेयर करो, फटाफट लाइक शेयर करो, फिर आगे देखते हैं और क्या पॉइंट्स बचे हैं। फटाफट जल्दी से लाइक शेयर कर दो। डन कर दिया? चलो तो आगे देखें, अब आगे कोई पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस के, लाइक शेयर किया है, चलो ओके। तो अब आपके पास इतने ही पॉइंट्स है, ठीक है। टोटल आपके पास 5 इंपॉर्टेंस थी रिजर्व की। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आई होगी, क्लियर हो गया होगा अब आपको रिजर्व का मतलब, मीनिंग और इंपॉर्टेंस। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आपको प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस तो क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा हाँ यार प्रोविजन बहुत अलग है, रिजर्व बहुत अलग है, हालांकि थोड़ा सा मैच है पर फिर भी डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप अब आप खुद से फिगर आउट करने लग जाओगे, या खुद से आपको फिगर आउट हो ही गया होगा कि क्या डिफरेंस है और कैसा डिफरेंस है। क्लियर? समझ में आया सभी को? राइट? सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कर देना, ठीक है। हालांकि अभी रिजर्व और प्रोविजन के बीच में जो एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो पूरा डिफरेंस में आपको फर्दर भी पढ़ाऊंगी। अभी तो मैंने इन दोनों का मीनिंग बताया, पर मीनिंग में ही अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। फिर भी हम डिफरेंस को फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो चलिए सेशन को जल्दी से लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, सभी जल्दी से लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन से एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। इवन आपको कोर्सेज हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको जाके सर्च करना है, चेक करना है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बस क्या करेंगे, जा करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट कोर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, और हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर तरीके से एनहांस कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बस आपको जाके क्या करना है, चेक करना है और आपको अवेल भी करना है इफ यू वांट, राइट। तो फिलहाल जल्दी से सेशन को क्या करेंगे, सभी लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक पे फिर से चर्चा करेंगे। आप लोगों को तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है चैनल पर। सो गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, टेक केयर एंड बाय बाय, कीप लर्निंग।